आज हम क्लास 11th CBSE NCERT हिंदी आरोह गद्य में गलता लोहा जो कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े श्री शेखर जोशी द्वारा रचित है। इनका थोड़ा परिचय हम जान लें कि जोशी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िले में 1932 को हुआ था। ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े और इनकी साहित्यिक उपलब्धियों पर इन्हें पहल सम्मान भी मिला। ये एक प्रगतिशील नई कहानी आंदोलन के लेखक हैं। अब हम इसके बाद इस पाठ का सारांश देखेंगे कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, या पाठ का प्रतिपाद्य भी इसे कहते हैं। प्रस्तुत पाठ कहानी गलता लोहा शेखर जोशी जी के द्वारा लिखित है और इसमें कहानी कला का एक ये जो कहानी है इसका एक ये प्रतिनिधि नमूना है। इन्होंने दिखाया कि जो हमारे समाज में जातिगत विभाजन कई कोणों से जो टिप्पणी की जाती है उस पर कहानी इस बात का उदाहरण है। शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना कम है, वास्तविक अर्थ में गंभीरता उतनी ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देखेंगे कि एक मेधावी किंतु निर्धन जो ब्राह्मण युवक है मोहन एक गरीब ब्राह्मण रहता है, उस गरीब ब्राह्मण का बेटा रहता है और वह गरीबी के कारण परिस्थितियों से ऐसी मनोदशा में पहुंच जाता है जहां उसके लिए जो जातीय अभिमान होता है वो बेमानी हो जाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातीय अभिमान के निर्मित झूठे प्रतिमान हैं जो गढ़े गए हैं हमारे समाज में, उनकी जगह भाईचारे और मेहनतकश के सच्चे मानव के रूप में यानी कर्म ही पूजा है भाव की अभिव्यंजना करता है। इस प्रकार ये कहानी ऐसे बताती है जैसे लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब हम कक्षा 11 इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। गलता लोहा पाठ के जैसे कि पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। धनराम उन अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या सीख रहा था, जैसा कि हमारे निचले तबके में ऐसा होता है। और लोहार का बेटा होने के कारण उसके पिता जो हैं वो व्यवसाय का प्रशिक्षण उससे देना चाह रहे थे, इसलिए उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ उसके पिता उसे अपने काम में हाथ बटाने के लिए उसे अपने ऑफ़र पर यानी कि अपनी दुकान पर, अपने व्यवसाय पर रोकना चाहते थे। जबकि उसे मास्टर साहब जब वो पढ़ने जाता था तो मास्टर साहब भी उसे गणित न समझा पाए तो उन्होंने भी उसके हाथ में औजार थमाकर कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, ले विद्या का ताप कहाँ चढ़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसे कुछ दरातियाँ और शमसी दे दी जिसमें धार लगाना था। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। प्रारंभ से ही धनराम के मन में जाति को लेकर ये बात बैठा दी गई थी कि वो नीची जाति का है, चाहे वो जितना भी पढ़ ले, है ना, लेकिन उसे लोहार का ही काम करना है। तो जब इस प्रकार की भावना उसके शिक्षक ने और खुद उसके पिता ने बैठा दी कि उसे व्यवसाय करना लोहार का ही है, तो फिर वो मोहन से पढ़ने में तेज ना हो पाने के लिए किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं रखता था। और वो धनराम से तेज था मोहन, लेकिन इसकी वजह से वो सोचता था कि जातिगत भेदभाव के कारण है ऐसा, और जातिगत हीनता की वजह से उसके मन में कभी प्रतिद्वंदिता का भाव नहीं आता था। समझ आ गया होगा आपको। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ था, तो जब धनराम के पास मोहन एक दराती लेकर गया था यानी कि हसिया लेकर गया था, उस पर धार लगानी थी। तो जब वो वहाँ पर बैठा हुआ बहुत देर तक बैठा रहा और उसके कार्य को देख रहा था
और धनराम एक कार्य कर रहा था जो कि एक लोहा था, लोहे की छड़ को वो गलाकर मोड़ने की कोशिश कर रहा था और एक हाथ से रस्सी पकड़े हुआ था और हथौड़े की चोट उस पर लगा रहा था, लेकिन ठीक प्रकार से वो मुड़ नहीं पा रहा था। तो उसे उसके हाथ से लेकर मोहन ने उसको अच्छी गोलाई दी, एकदम सर्जक की तरह, एक जैसे कार्य निपुण व्यक्ति होता है उस प्रकार से उसने हथौड़ी की चोट से उसको एक गोल आकार दे दिया। तब मोहन के इस व्यवहार पर कि ब्राह्मण परिवार का इस प्रकार का एक बच्चा जो कि पढ़ने में इतना तेज़ था, वो आज इस कार्य को इतनी आसानी से या इतनी कुशलता से कैसे कर सका, इस बात पे धनराम को मोहन के इस व्यवहार से बहुत आश्चर्य होता है। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? क्योंकि जब आपको पता होगा, कहानी पाठ पढ़ा होगा अपने क्लास में, तो बताया गया कि मोहन का एक जो है रिश्तेदार था रमेश, जो कि लखनऊ में रहता था। और जब मोहन के पिता उसे पढ़ाना चाहते थे मोहन को और बहुत परेशान हो रहे थे, तभी रमेश उनके गांव में आता है और वो कहता है कि बिरादरी का यही वो फ़र्ज होता है कि सहायता करने का फ़र्ज होता है, और वो लखनऊ ले आता है। लेकिन उसके कहे अनुसार जो वो कहता है वो उसका करनी और कथनी में जिसे अंतर कहते हैं, वैसे ही उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई दिया। और रमेश ने क्या किया कि उसको शहरी परिवेश में ला तो दिया, लेकिन उसको पढ़ाई के लिए बहुत अधिक समय न मिल पाने के कारण मोहन को, क्योंकि वो एक घरेलू नौकर की संज्ञा से ज़्यादा अधिक कुछ और न प्राप्त कर सका, और इस प्रकार वो शहरी परिवेश में आकर गांव में जहां मेधावी छात्र हुआ करता था, वो स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया और शहर आकर वो चाची भाभी के काम में हाथ बटाने का एक साधन मात्र बन गया। और यही उसके जीवन का एक नया अध्याय था। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा है और क्यों? तो जैसा कि बताया कि धनराम को त्रिलोक सिंह मास्टर साहब जो थे वो मैथ पढ़ाते थे, यानी कि गणित पढ़ाते थे, और जो मोहन था वो बहुत ही बुद्धिमान और मेधावी छात्र था। तो जब भी उसको कोई सवाल दिया जाता था या पढ़ाने के लिए कहा जाता था, तो वो तुरंत ही उस चीज़ को हल कर लेता था, और बाकी बच्चे जब हल नहीं कर पाते थे तो मास्टर साहब जो है उसको, मोहन को ही सारी कक्षा को पनिशमेंट देने, यानी कि दंड देने का भार सौंपते थे। तो इस प्रकार धनराम को भी 13 का पहाड़ा ठीक से नहीं सुना पा रहा था जब, तो त्रिलोक सिंह मास्टर साहब ने उसके ऊपर व्यंग किया था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। और इस कथन को ही लेखक ने जबान की चाबुक की संज्ञा दी है। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन से छात्र को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से चोट पहुंचती है। जाति को लेकर किए गए इस व्यंग से धनराम हीन भावना से ग्रसित होकर आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है, और वो कक्षा 5 की पढ़ाई भी अधूरी छोड़कर अपने लोहार काम में लग जाता है। बिरादरी का यही सहारा होता है। जैसा कि बताया कि रमेश नाम का एक युवक था जो कि उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन वो रहता लखनऊ में था। तो उसने ये बात कही थी आकर कि आप परेशान ना होइए, मैं मोहन को शहर ले जाकर पढ़ाऊँगा। और ये कहने के बाद जब वो उसे ले गया, लेकिन ये किसने कहा? तो ये पंडित वंशीधर जी ने ही कहा था। लखनऊ से आए बिरादरी के युवक रमेश ने जब उनसे कहा था कि मैं पढ़ाऊँगा इसको। वंशीधर को अपने बेटे किस प्रसंग में कहा था? जब उन्होंने बेटे मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता जताई, क्योंकि वो आगे गांव में आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। ऐसे में जब शहर से बिरादरी के एक युवक ने उन्हें सहारा दिया, हौसला दिया, तो जब सहारा मिल गया तो उन्होंने कृतज्ञता जताते हुए, एहसान मानते हुए, उसका उपकार मानते हुए मानो ये कथन कहा था। इस कथन के आशय किस कथन के आशय से कहा था? तो इस कथन के आशय से कहा था कि जाति बिरादरी के होने का कुछ न कुछ लाभ तो मिलता ही है। मौके पर बिरादरी के लोग ही सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? तो बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो मोहन पढ़ लिख कर जरूर कुछ बन जाता।
लेकिन ये आशय स्पष्ट नहीं होता है। नहीं, इस कहानी में ये आशय स्पष्ट नहीं होता। इसका कारण ये है कि शहर जाने के बाद मोहन की पढ़ाई बंद कर दी गई और उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए जो वो गया था वहाँ, तो वो नौकर बनकर ही रह गया था और उसकी प्रतिभा काम के बोझ के तले दबकर रह गई थी। और वंशीधर जो थे वो इसी भ्रम में जी रहे थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बनकर ही गांव लौटेगा। लेकिन मोहन को वास्तविक स्थिति मोहन ने अपने पिता को या अपने परिवार वालों को नहीं बताई, क्योंकि वह अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? तो यह मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को मोड़ नहीं पा रहा था, तब मोहन ने जो बिना संकोच के उस छड़ को गोल आकार में दे दिया था, इसी सफलता से मोहन की आंखें चमक उठी थी। ये पात्र विशेष के किन पहलुओं को उजागर करता है? तो ये मोहन के उस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है जिससे पता चलता है कि जाति का संबंध किसी खास व्यवसाय से नहीं होता। ब्राह्मण होते हुए भी वो लोहार का काम करने में जरा भी संकोच महसूस नहीं करता और वो एक मेहनतकश, कर्म पर विश्वास रखने वाला होनहार मेधावी छात्र है और साथ ही एक अच्छा नागरिक और कुशल कलाकार या कुशल सर्जक या कार्य में निपुण है। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक जी का व्यक्तित्व कैसा लगा? अगर देखें तो बच्चों को मारने, डांटने और सजा देने के तरीकों का उपयोग करते थे। परंपरागत शिक्षक थे वो, क्योंकि ऐसे परंपरागत शिक्षक ही इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। और सख्त थे वो, पढ़ाने का तरीका उनका अच्छा था। बच्चों पर अनुशासन रखते थे, बच्चों को अनुशासित रखते थे। ये तो उनकी खूबियाँ हो गई। लेकिन अगर उनकी खामियों की बात करें तो एक बुरी बात ये थी कि वो छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव रखते थे। लोहार धनराम जो है लोहार जाति का था, इसलिए जब सही जवाब नहीं दे पाता तो उस पर व्यंग करते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, इससे में विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। और इस प्रकार कहकर वो उस पर व्यंग कर देते हैं। और जबकि मोहन उच्च जाति का था, ब्राह्मण था, तो उस पर वो कुछ अधिक ही प्यार जताते हैं। इसके कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। अनायास माने होता है बिना प्रयास के, अनुगूंज माने होता है प्रतिध्वनि। तो जब लोहे के हथौड़े से वो जो है उस पर निहाई पर चोट करता था, तो जो उसकी अनुगूंज थी, उसकी प्रतिध्वनि थी, वो चारों दिशाओं में गूंज उठती थी। हंसवे का मतलब होता है घास काटने का औजार। निष्ठा माने श्रद्धा। त्रुटिहीन माने एकदम परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो। विद्यावसनी माने पढ़ने में रुचि रखने वाला, यानी विद्या में रुचि रखने वाला। प्रतिद्वंदी मुकाबला करने वाला। संटी पतली छड़ी। धौकनी यानी लोहार या सुनार की आग दहकाने के लिए लोहे का या बांस की एक नली। और पुरोहिताई का अर्थ होता है पुरोहित का व्यवसाय, अर्थात धार्मिक कृत्य करने वाला। अब हम देखेंगे गलता लोहा पाठ का उद्देश्य क्या था। गलता लोहा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरह पुरोहित ब्राह्मण समाज का एक युवक मोहन अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका है कि एक समय में उसे जातीय अभिमान बेमानी लगने लगता है और जातीय आधार पर निर्मित भाईचारे की असली हकीकत उसे मालूम होती है, तो वो उसे कोई भी कार्य छोटा नहीं लगता और वो जिस कार्य में निपुण था उस कार्य को करने में वो गर्व का अनुभव करता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पाठ में मोहन ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को छोटा महसूस नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसमें हमें परिश्रम और लगन, कर्तव्य निष्ठता से उस कार्य को करना चाहिए। इस पाठ से मैंने आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव यानी MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनाए हैं आपके लिए। ये आपके काम आएंगे क्योंकि NCERT CBSE के इस बार के पैटर्न में आपको पाठ से बहुविकल्पीय प्रश्नों का चयन करने के लिए भी आएगा। देखिए, धनराम के पिता का क्या नाम था, तो ये इसमें उत्तर लिखे हुए हैं, गंगाराम है। धनराम क्या काम करता था? लोहार का काम करता था। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया था? जैसे कि 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद उसने कहा था रमेश ने
कि बीए एमए पास तो बहुत मारे मारे फिरते हैं, कुछ ऐसा हाथ का काम सीख लिया जाए जिससे कि आगे का जीविकोपार्जन का साधन बना सके। इसी के लिए वो उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला दिला देता है। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक थे त्रिलोक सिंह। मोहन घर से क्या लेकर निकला था? तो हंसुआ उसका सही उत्तर है। मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? एक सर्जक की चमक थी। मोहन किसका बेटा था? एक पुरोहित का बेटा था। मास्टर त्रिलोक सिंह की किस बात से छात्र डरते थे? तो उनकी छड़ी की मार से सबको डर लगता था। मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करना पड़ता था? नदी पार करना पड़ता था। मोहन के पैर अनायास ही किस टोले की ओर मुड़ गए थे? तो इसका उत्तर है सही, शिल्पकार टोले की ओर। कितने मील की चढ़ाई? अब वंशीधर के बूते की बात नहीं रही थी, तो 2 मील वो बात करते हैं उसमें कि 2 मील की चढ़ाई। मोहन कैसी बुद्धि का बालक था? कुशाग्र बुद्धि का था, बहुत ही बुद्धिमान था। मोहन के पिता ने उसे पढ़ने कहाँ भेजा था? तो लखनऊ उसे पढ़ने के लिए भेजा गया था। वंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना उन्हें कहाँ जाकर करना था? तो गणनाथ मंदिर में जाकर उन्हें रुद्री पाठ करना था। मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से क्या झूठ बोला था? तो उन्होंने झूठ बोला था धनराम से कि मोहन की नियुक्ति सेक्रेटरिएट में हो गई है। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? तो इसका उत्तर है उसने सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाई की थी। रमेश अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मोहन को सबके सामने क्या बताता था? तो वो उसे भाई बिरादर बताना तो उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इसका उत्तर होगा घरेलू नौकर। वंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा था? तो उसके बिरादरी का एक व्यक्ति था, लड़का युवक जो कि लखनऊ में रहता था, उसका नाम था रमेश। इस प्रकार से आपने इस पाठ को देखा, इस पाठ का सारांश देखा, इस पाठ का उद्देश्य देखा और आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप गलता लोहा कहानी शेखर जोशी जी की है और कर्म ही पूजा है इस पाठ का उद्देश्य है। शुभ संध्या, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।